मैं जब बच्चा था 90 के दौर में, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर महीने कम से कम एक दिन ऐसा होता जब मैं सुबह उठता और पहले ही तय कर लेता कि आज मैं स्कूल नहीं जा रहा। फिर चाहे जो करना पड़े मैं कर लेता। उल्टी करने का नाटक, टॉयलेट से चिपक कर बैठ जाना, रो धो लेना, जो भी करना पड़े मैं करता था। और ये सब इसलिए करता था क्योंकि ये काम करता था। मेरे माता पिता मेहनती लोग थे, दिन भर काम में जुटे रहते थे और मेरे नखरों में उलझने का उनके पास वक्त नहीं होता था। चौथी कक्षा तक आते आते जब मैं 10 साल का था, वे थक हार कर मुझे घर पर अकेला ही छोड़ देते थे जब भी मैं बीमार होने का नाटक करता था। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब मुझे नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच में मेरी तबीयत खराब थी, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था, गला जल रहा था और मैं अपनी लार तक नहीं निगल पा रहा था। जैसे ही मैं कुछ खाने पीने की कोशिश करता, उल्टी हो जाती। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक मैंने तय किया कि बीमार होने के बावजूद थोड़ा मजा लिया जाए। मैं अपने रिक्लाइनर, जिसे मैं गेमिंग चेयर समझता था, पर बैठ गया और अपने फेवरेट वीडियो गेम्स खेलने लगा। मेरे कमरे के पास वाले हॉल के अंत में एक बाथरूम था। न जाने क्यों मुझे वो बाथरूम शुरू से ही डरावना लगता था। मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन था और बच्चे होने के नाते मैंने अपने दिमाग में ख्याली बातें बना ली थीं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैंने वहाँ हॉल के कोने में कुछ अजीब देखा है। असलियत में वहाँ दीवार के ऊपरी हिस्से पर एक खिड़की थी जिससे रोशनी गिरकर दीवार पर अजीब अजीब परछाइयाँ बना देती थी। मैं ये जानता था, फिर भी मैं खुद को और अपने दोस्तों को डराने का बहाना बना लेता था। उस दिन जब मुझे टॉयलेट जाना था, मैंने सोचा कि नीचे वाले बाथरूम का इस्तेमाल करूं और साथ ही किचन से कुछ खाने के लिए भी देख लूं। जैसे ही मैं हॉलवे में पहुंचा, मेरी नज़र कोने में गई और मेरी नज़रों के किनारे से मुझे कुछ अजीब दिखा। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा आदमी वहां खड़ा है। मैं घबरा गया और फौरन नीचे भागा। थोड़ी देर रुककर मैंने सुना, कोई आवाज़ नहीं आई। अगर सच में कोई वहां होता तो उसकी चाल सुनाई देती। लेकिन मैं घर में अकेला था। मैं बाथरूम गया, वहां निपट कर किचन में चला गया। हमारा फ्रिज मेन डोर के पास था, यानी जब मैं फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था तब दरवाजे का हैंडल मेरी सीधी नज़र में था। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कुछ झनझना रहा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और मेरी नज़र जो कुछ देख रही थी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई दरवाजे का हैंडल हिला रहा था। शुक्र था कि दरवाज़ा लॉक था। मेरे माता पिता सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सावधान रहते थे, इसलिए डेड बोल्ट भी लगा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं जान गया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यहाँ रहने वाला हो। दरवाजे के पास एक बड़ी खिड़की थी जिसके पर्दे के पीछे मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। तभी एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी शीशे पर हाथ रखकर अंदर झांकने लगा। उसकी नज़रें इधर उधर घूमी और फिर मुझ पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक भयानक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने शीशे पर उंगलियां थपथपाईं, जैसे मैं कोई जानवर हूं जिसे चिड़ियाघर में घूरा जा रहा हो। मैंने घबराहट में इतनी जोर से फ्रिज का दरवाजा बंद किया कि अंदर का सामान इधर उधर बिखर गया। डर के मारे मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। तभी मुझे याद आया कि गैराज में मेरा पेंट बॉल गन रखा है, वही सस्ता सा वॉलमार्ट का मॉडल जो इतनी तेजी से पेंट बॉल फेंकता था कि उससे खिड़की का शीशा भी टूट सकता था। इसका अनुभव पहले हो चुका था। मैंने भागकर गन निकाली, CO2 सिलेंडर बदला और पेंट बॉल्स भर लिए। साथ ही मेरी नज़र वहां रखी एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसे मैंने अपने पजामे में छिपा लिया और दबे पांव वापस किचन की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे दरवाजे के पास आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कोने से झांक कर देखा, वो आदमी अब खिड़की पर नहीं था। मैंने बिना वक्त गवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी और सीधा अपने कमरे में घुसने ही वाला था कि अचानक मुझे एक बेहतर ख्याल आया। मैं अपने कमरे की जगह उस डरावने बाथरूम की तरफ गया। वहां पहुंचकर मैंने खिड़की को धीरे से खोला और सावधानी से छत पर चढ़ गया। मुझे पहले से पता था कि छत पर चढ़कर मैं घर के मेन डोर को देख सकता था। वहां से झांकते ही मैंने देखा, वो आदमी दरवाजे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसके पास स्क्रू ड्राइवर, क्रेडिट कार्ड और वायर थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी चोरी के सीन में होते हैं। मुझे समझ आ गया कि ये आदमी खतरनाक है। घबराहट में मैंने अचानक जोर जोर से वीडियो गेम्स के डायलॉग्स चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ भी जो मुझे उस वक्त याद आया। वो आदमी बुरी तरह चौंक गया। उसकी घबराहट देखकर मुझ में अचानक हिम्मत आ गई। मैंने उस पर पेंट बॉल्स दागने शुरू कर दिए, सीधा उसके सीने, हाथ, गर्दन और चेहरे पर। वो दर्द के मारे चीख पड़ा
उसे शायद लगा कि मैं उस पर असली गन से फायर कर रहा हूं। चीखते हुए वो आदमी भागा और बाढ़ कूद कर पास की गली में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी गन और कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और घर के फोन से मां को कॉल किया। मां ने फौरन पापा को भी खबर दी और दोनों जल्दी घर पहुंचे। उस वक्त मैं पूरी तरह टूट चुका था। तब जाकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में था। बाद में पता चला कि वो आदमी पहले ही हमारे घर में घुस चुका था। पिछले दिन मेरे माता पिता को घर में कुछ चीजें बिखरी हुई मिली थीं। किताबें इधर उधर थीं, कपड़े फैले हुए थे और बाथरूम सिंक में सिगरेट का टुकड़ा पड़ा था। पड़ोसियों से पता चला कि वो आदमी कई घरों की रेकी कर चुका था और कुछ घरों में चोरी भी हुई थी। वो दरअसल हमारे घर से पहले ही सामान देख चुका था और अगले दिन सब समेटने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन मैं घर पर था और उसके लिए तैयार था। यह घटना तब की है जब मेरी उम्र करीब 16 साल थी। मैं न्यू जर्सी के एक शांत इलाके में अपनी मौसी के साथ रहती थी। उस रात लगभग 8 बज रहे थे और बाहर पूरी तरह अंधेरा था। मैं उस वक्त घर में अकेली थी। हमारा अपार्टमेंट चौथी मंजिल पर था, जो एक बहुत पुरानी इमारत का हिस्सा था। छोटा सा कॉम्प्लेक्स जिसमें ज्यादा लोग नहीं रहते थे। हमारे लिविंग रूम की खिड़की से नीचे का पार्किंग लॉट साफ दिखाई देता था। दीवारें इतनी पतली थीं कि बाहर होने वाली हर हलचल सुनाई देती थी। खिड़कियां भी इतनी कमजोर थीं कि जरा सा शोर भी साफ सुनाई दे जाता था, खासकर जब कोई गाड़ी आकर रुके। यह हमारी आदत बन गई थी कि अगर बाहर कोई गाड़ी रुकती तो हम खिड़की से झांकने लगते। बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी शायद। उस रात भी मैंने एक तेज आवाज वाली पिकअप ट्रक सुनी। मेरे मामा लोग पास ही रहते थे और दोनों ही पिकअप ट्रक चलाते थे, तो मुझे लगा शायद उनमें से कोई आया होगा। मैं खिड़की पर गई और देखा, ये कोई जानी पहचानी गाड़ी नहीं थी। ये एक पुरानी जंग लगी हुई शेवी ट्रक थी, जिसकी हालत देखकर लगा जैसे वो कभी भी टूट सकती थी। गाड़ी में 2 लड़के बैठे थे। दोनों मेरी ही उम्र के आसपास लग रहे थे। जैसे ही मैं खिड़की पर पहुंची, ड्राइवर ने सीधे मेरी तरफ इशारा किया। ऐसा लगा मानो उसे ठीक ठीक पता था कि वो किसे ढूंढ रहा है और मैं कहाँ हूं। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं तुरंत खिड़की से पीछे हट गई और बस इस ख्याल से कि शायद मेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है, दूसरे कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, ये क्या बकवास है। मैं दबे पांव फर्श पर बिछे कालीन के किनारे किनारे चलते हुए दरवाजे के पास गई ताकि लकड़ी की जमीन पर आवाज न हो। धीरे से दरवाजे के पीप होल में झांका और जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। बाहर 2 लड़के खड़े थे। दोनों बेहद घबराए और अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे, जैसे नशे में हों। उनमें से एक के हाथ में होम डिपो का एक बड़ा प्लास्टिक का बकेट था और जब मेरी नजर उस बकेट के अंदर गई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया हो। उस बकेट में थी डक्ट टेप, एक मोटी रस्सी, एक हथौड़ी, कुछ लकड़ी के टुकड़े और सबसे खतरनाक चीज एक बड़ा सीरिएटेड चाकू। वैसा ही चाकू जिसे फोम कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लंबा, दांतेदार, बेहद भयानक। मैं तुरंत पीप होल से पीछे हट गई। मेरा दिमाग बुरी तरह दौड़ने लगा। एक पल के लिए मैंने सोचा, यह सच नहीं हो सकता। कोई यूं खुलेआम मरने मारने के सामान लेकर दरवाजे पर नहीं आ सकता। यह कोई मजाक होगा। हाँ, जरूर कोई बेवकूफी भरा मजाक होगा। मैंने दोबारा पीहोल में झांककर उनकी शक्लें देखने की कोशिश की। मैंने उन्हें पहचाना नहीं और बस यही मेरी चिंता और बढ़ गई। मुझे अपने स्कूल का हर दूसरा बच्चा जानता था। मैं वहां काफी पसंद की जाती थी, हर ग्रुप के साथ घुल मिल जाती थी। मैं जानती थी कि मेरी खुली सोच और आत्मविश्वास के कारण लोग मुझसे प्रभावित होते थे। 9वीं कक्षा के पहले दिन मैंने क्लास में खड़े होकर अपना परिचय दिया था। हेलो, मेरा नाम है और हाँ, मुझे लड़कियां पसंद हैं। लोगों ने इस पर तालियां बजाई थीं। उन्हें मेरी ईमानदारी पसंद आई थी और मुझसे बिना झिझक सवाल करने लगे थे। लेकिन शायद मेरी यही बेफिक्री मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। पीप होल के उस पार वो लड़के अब दरवाजे से सट कर खड़े थे। उनमें से एक ने अपने सिर को धीरे धीरे दरवाजे से टिकाया। शायद वो ये सुनने की कोशिश कर रहा था कि मैं अंदर हूं या नहीं। यही मेरी मौका थी। जैसे ही उसका कान दरवाजे से टच हुआ, मैंने पूरी ताकत से दरवाजे पर जोरदार घूंसा मारा और अपनी जान से भी ज्यादा खतरनाक चीख मारी।
इतनी गहरी और डरावनी कि मुझे खुद उस आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़का पीछे गिर पड़ा। उसका दोस्त उस पर लड़खड़ाते हुए गिरा और दोनों बुरी तरह घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागे। मैं रेंगते हुए लिविंग रूम के फर्श पर पहुंची और सबसे निचले ब्लाइंड्स के नीचे से झांका। वो पुरानी शेवी गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से भाग रही थी। टायर से धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी चीख सुनकर कोई भी पड़ोसी बाहर नहीं आया और मुझे पूरा यकीन था कि सबने मेरी आवाज सुनी होगी। हमारे पड़ोसी की छींक भी सुनाई देती थी, पर मेरी चीख नहीं। उस रात के बाद मैंने उन लड़कों को फिर कभी नहीं देखा। वो घटना कुल 8 मिनट के भीतर खत्म हो गई थी, लेकिन उन 8 मिनटों ने मेरी सोच पर गहरा असर डाला। मैं जानती हूं कि मेरी दिमागी हालत ने मुझे उस वक्त बचा लिया जब मेरी आंखों ने उस बकेट में मौजूद मर्डर किट देखी थी। तभी शायद मेरा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला गया था। समय के साथ वो घटना इतनी अजीब लगने लगी कि मुझे खुद यकीन करना मुश्किल हो गया कि वो सब सच में हुआ था या नहीं। लेकिन मैं जानती हूं कि वो हुआ था। बस इतना अजीब और अनपेक्षित था कि मेरे दिमाग के पास इसे याद रखने का कोई तरीका ही नहीं था। आज भी मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या ये सब वाकई इत्तेफाक था या उन्होंने सच में जानबूझकर मुझे ही टारगेट किया था? मैं अब रिटायर हो चुका हूं, लेकिन अपने करियर में मैंने प्राइवेट कंपनियों और काउंटी दोनों के लिए एक इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया था। एक बार एक प्राइवेट होम बिल्डर ने मुझसे निवेदन किया कि मैं उनके नए बन रहे घर का मिडवे इंस्पेक्शन करूं और फिर मेरी रिपोर्ट को काउंटी में सबमिट किया जाए। मैं घर के अंदर गया और अपनी रूटीन जांच शुरू कर दी, एक हाथ में क्लिपबोर्ड और दूसरे हाथ में टॉर्च लिए हुए। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था जब तक कि मैं घर के पिछले हिस्से में नहीं पहुंचा। मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ कमरों में बिखरी गंदगी और कहीं कहीं से बजिंग की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रेडियो चल रहा हो। तभी मुझे एहसास हुआ, शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर यहां है। हो सकता है ड्राईवॉल का काम कर रहा हो या कुछ और। मैं मास्टर बेडरूम में झांक कर देखता हूं और वहां एक औरत को खड़ा पाता हूं। वह गंदे कपड़ों में थी, उम्र करीब 30 से 35 के आसपास। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वहां काम कर रही हो। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहां होनी चाहिए? मैंने पूछा, उम्मीद करते हुए कि शायद वो घर खरीदने वाले की पत्नी होगी। बिल्कुल, ये मेरा ही घर है। और तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं होम इंस्पेक्टर हूं। मैंने आपके पति और कॉन्ट्रैक्टर के साथ आज का अपॉइंटमेंट तय किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां कोई मौजूद होगा। उसने कुछ बड़बड़ाते हुए जवाब दिया और बाथरूम की तरफ चली गई। घर में अब तक पूरी तरह ड्राईवॉल नहीं लगी थी, इसलिए मैं अब भी उसके हाथ पैर देख पा रहा था, जो बाथरूम के अंदर इधर उधर हिल रहे थे। साथ ही वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। इस वक्त तक मुझे माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैं वहां से निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो बाथरूम से लौटी। हाथ में एक किचन नाइफ था, वो भी इतना बड़ा जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने वो चाकू एक अधूरी लगी हुई ड्राईवॉल में जोर से घोंप दिया। मेरे मुंह से अचानक ही निकला, ये क्या कर रही हैं आप? उसने बिना पलक झपकाए कहा, मेरा कोई पति नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अब मैं फर्श पर बिखरी गंदगी को ध्यान से देखने लगा। वो असल में कचरा था, खाने के रैपर, टिश्यू पेपर, इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर। साफ था कि ये औरत यहां कई दिनों से रह रही थी। अब मुझे समझ आ गया था, ये औरत शायद बेघर थी, मानसिक रूप से अस्थिर और नशे की हालत में थी। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वहां से जल्दी निकलना। मैंने अपना क्लिपबोर्ड एक शेल्फ पर रखा, जेब में चाबियां टटोली और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगा। तुम अपनी तस्वीरें तो यहीं छोड़ रहे हो, पुलिस स्टेशन में इन्हें दिखाना होगा, है ना? उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने हाथ उठाए, दिखाया कि मेरे हाथ खाली हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो बुरी तरह से हाँफने लगी थी, लंबी लंबी और गहरी सांसें। माहौल खौफनाक होता जा रहा था। मैंने स्थिति को शांत करने के लिए क्लिपबोर्ड उठाने का नाटक किया और जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, वो और भी ज्यादा भड़क गई। वो अचानक चिल्लाने लगी, भयानक आवाजों में, जैसे कोई बंशी चीख रही हो। फिर उसने मेरी तरफ दौड़ लगाई। डर के मारे मैं लगभग गिर ही पड़ा,
लेकिन सौभाग्य से दरवाजे के चौखट ने मुझे संभाल लिया। शुक्र था कि कम से कम इस घर का निर्माण मजबूती से हुआ था। तभी एक आदमी, थोड़ा उम्रदराज, दुबला पतला, बिना शर्ट के, टैटू से भरा हुआ, कमरे के कोने से बाहर आया। वो शायद किसी कोने या अलमारी में छुपा हुआ था। तुमने मुझे उठा दिया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, वो गुस्से में बोला। अब तक मैं समझ चुका था कि यह आदमी भी उसी की तरह नशे में है। तभी वो औरत फिर से आई और चिल्लाते हुए बोली, इसका कहना है कि मेरे पति ने इसे भेजा है। इतना सुनते ही वो आदमी भड़क उठा। तुम्हें किसने भेजा? मेरे बारे में किसने बताया? वो कहाँ है? अब मैं समझ गया था कि ये दोनों शायद किसी ड्रग डीलर से भाग रहे थे, उस औरत के पति से, और अब उन्हें लग रहा था कि मैं उसी का आदमी हूं। मुझे बस एक ही मौका नजर आया, उनके भ्रम का फायदा उठाना। हां, बाहर तुम्हारा पति है और वो अंदर आने ही वाला है, मैंने कहा। यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे खिड़की पर भागे और पर्दे के पीछे से बाहर झांकने लगे। इसका फायदा उठाकर मैं तुरंत दरवाजे की ओर भागा और जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। मुझे देख वो दोनों भी मेरे पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते मेरी चाबियां जमीन पर गिर गईं। उन्हें उठाते उठाते मैंने देखा कि वे दोनों अजीब तरीके से भाग रहे थे। उनके चेहरे पीले और शरीर कंकाल जैसा लग रहा था। आखिरकार मैंने एक निर्माणाधीन घर के पास दौड़ते हुए देखा कि वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मैं अंदर भागा और हाँफते हुए सब कुछ उन्हें बताया। वे हथौड़े और औजार लेकर बाहर आए और उन दोनों को दबोच लिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जब मैंने वो घर दोबारा देखा तो बाथरूम की हालत देखने लायक थी। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे, जैसे किसी ने चाकू से उकेरकर शैतानी निशान बनाए हों। वो सब किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा था। उस दिन मैं बस यही सोच रहा था, अगर मैंने उन्हें नशे की हालत में नहीं पकड़ा होता, पता नहीं मेरा क्या हाल होता।